हाँ, तो आज हम लोग क्या करते हैं, आगे जहाँ कल छोड़े थे, उससे आगे हम लोग केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। तो कल जो हम आप लोग को बताए थे, उसको एक बार रिवाइज़ आज किए कि नहीं? अगर रिवाइज़ कर लिए हैं, तो आज का सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए आज हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो कल हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? बताइए? कल हम लोग कहाँ तक एंड किए थे? तो हम लोग कल जो है इंटरस्टेलियर कंपाउंड या इंटरस्टेलियर सब्सटेंस के बारे में पढ़े थे। तो आप लोग बताइए तो इंटरस्टेलियर कंपाउंड किसको बोलते हैं? बताइए? बोले थे कि एलॉय अगर कोई एलॉय है, अगर उसमें कुछ अमाउंट में कार्बन या सल्फर मिला दिया जाता है, उस एलॉय का अब स्पेशल नाम देते हैं, कौन-सा? इंटर स्पेशियल कंपाउंड। क्या बोलते हैं उसको? इंटर स्पेशियल कंपाउंड। तो स्टील भी क्या है? आप नाम सुने होंगे स्टील, नहीं? स्टील में भी स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन का यूज किया जाता है। किसका? स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन का यूज किया जाता है। तो आप लोग नोट डाउन करना चाहते हैं, तो नोट डाउन कीजिए। जैसे स्टील, तो स्टील जो एलवा है, लेकिन उसमें कौन-सा सब्सटेंस डाला जाता है? थोड़ा-सा स्मॉल अमाउंट में कार्बन डाला जाता है। क्या डाला जाता है? कार्बन डाला जाता है। तो स्टील दे करके एरो दे करके लिखिए Fe प्लस Mn प्लस सी। क्या? Fe प्लस Mn प्लस सी। ठीक है? दूसरा इंटरस्टेशियल कंपाउंड जो होगा, वो आपका स्टेनलेस स्टील होगा। क्या होगा? स्टेनलेस स्टील। तो अब स्टेनलेस स्टील में कौन-कौन सा एलिमेंट रहता है? इसके लिए आप एरो दे करके लिखिए Fe Fe प्लस Cr प्लस Ni प्लस सी। तो Fe मतलब क्या हो? आयरन। Cr मतलब क्रोमियम। Ni मतलब क्या? निकेल। सी मतलब कार्बन। अच्छा एक चीज बताइए, कल हम आप लोग को बताए थे कि कार्बन जो होता है, क्या? कार्बन। तो बताइए कार्बन जो है कौन सा ग्रुप का एलिमेंट है? कौन सा ग्रुप का एलिमेंट है? कल हम बताए थे कार्बन जो है कोर ए ग्रुप का एलिमेंट है या 14 का। क्या आप लोग पीरियोडिक टेबल देखे? केमिस्ट्री जब हम आपको पढ़ा रहे हैं, स्टडी करवा रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके पास पीरियोडिक टेबल रहना चाहिए, और हम लोग डिस्कस ही कर रहे हैं क्या? पीरियोडिक टेबल। तो हम लोग कल पढ़े थे कार्बन जो है कोर ए एलिमेंट है या 14 लिखा हुआ मिलेगा, तो ये 4A ग्रुप का एलिमेंट है। और बताए थे कैसी गीत सुनाऊं प्यारे बलम। क्या बताए थे? कैसी गीत सुनाऊं प्यारे बलम। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनम, प्लम्बम। क्या? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनम और प्लम्बम। तो हम लोग कल पढ़े थे, क्या पढ़े थे? कि इंडस्ट्रियल कंपाउंड के बारे में। तो अब हम जानते हैं तीसरा आता है मिस मेटल। क्या? मिस मेटल। तो मिस मेटल का कंपोजिशन क्या है? क्या? मिस मेटल का कंपोजिशन क्या है? तो हम कह सकते हैं इसमें लेंथेनाइड्स मेंबर होगा। क्या होगा? लेंथेनाइड्स। लेंथेनाइड्स। तो हम लोग पीरियोडिक टेबल में जब हम लोग पीरियोडिक टेबल को डिस्कस करेंगे अच्छा से, तो उस समय हम लोग पढ़ेंगे लेंथेनाइड, एक्टिनाइड। ठीक है? तो हम क्या जानते हैं मिस मेटल में पहला लेंथेनाइड्स मेंबर होगा प्लस Fe प्लस Al प्लस Ca प्लस S प्लस C प्लस Si।
नहीं लिख पाए? चलिए आपको फिर से हम बताते हैं। लेंथेनाइड मेंबर में पहला क्या हो जाएगा? Fe। क्या हो जाएगा? लेंथेनाइड मेंबर प्लस Fe प्लस Al प्लस Ca प्लस S प्लस C प्लस Si। अब हम लोग देखते हैं तीसरा, पायरोफेरेटिक मेटल। क्या? पायरोफेरेटिक मेटल। इसमें इसका कंपोजिशन क्या होगा? इसमें कौन-कौन सा एलिमेंट होगा? तो इसके अंदर होगा आपका लेंथेनाइड रहेगा, लिख लीजिए, लेंथेनाइड रहेगा और मैग्नीशियम रहेगा। समझ में आ गया? चलिए, अब हम लोग जानते हैं कि मिस मेटल का यूज़ कहाँ करेंगे? तो ये क्या है? ये आपका इंडस्ट्रियल कंपाउंड है। तो इसका जहां भी यूज करते हैं, ये उसकी वर्केबिलिटी को क्या करता है? इंक्रीमेंट कर देता है। तो हम लोग जानते हैं कि लेंथेनाइड मेंबर जो होगा, लेंथेनाइड मेंबर को एल्सो यूज करते हैं किसमें? स्टील में। अगर हम लेंथेनाइड मेंबर को यूज करते हैं किसमें? स्टील में, तो यह उसका वर्केबिलिटी को क्या करता है? बढ़ा देता है। क्या करता है? वर्केबिलिटी को बढ़ा देता है। अब पायरोफेरेटिक मेटल किसको बोलते हैं? पायरोफेरेटिक मेटल। तो हम जानते हैं कि पैराफेरेटिक मेटल के बारे में आपको बताएं, लेंथेनाइड होगा प्लस क्या? नियोडीमियम होगा और मैग्नीशियम होगा। समझ में आ गया? तो अब हम पैराफेरेटिक मेटल जो क्या है? इंडस्ट्रियल कंपाउंड है। इंडस्ट्रियल कंपाउंड में हम लोग बोलवे किए थे और कल सीखे थे कि ऐसा एलॉय जिसमें कार्बन, सल्फर, ईटीसी अगर उसके अंदर डाला हुआ रहेगा तब उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम लोग पढ़ते हैं इंडस्ट्रियल कंपाउंड। तो पैराफेरेटिक मेटल का यूज जो होता है वो लाइटर बनाने में यूज किया जाता है। किसमें? लाइटर बनाने में यूज किया जाता है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा एलॉय के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो अब कुछ एलॉय के बारे में हम आपसे पूछते हैं, अगर आप जानते हैं तो हमें बताइए। अब कहीं मिलेगा इलेक्ट्रॉन मेटल। क्या मिलेगा? इलेक्ट्रॉन मेटल। ये एलॉय है। बताइए इलेक्ट्रॉन मेटल क्या है? एक एलॉय है। इलेक्ट्रॉन मेटल क्या है? एक एलॉय है। तो बताइए इलेक्ट्रॉन मेटल जो होता है ये एलॉय है, इसका कंपोजिशन क्या होता है? मतलब इसमें कौन-कौन सा एलिमेंट रहता है या कौन-कौन सा मेटल रहता है? बताइए, थोड़ा-सा सोचिए। चलिए, नहीं हो पाया तो इसका जो हम लोग जानेंगे, इसमें मैग्नीशियम रहता है। क्या? नोट कर लीजिए, मैग्नीशियम रहता है। मैग्नीशियम 95% होता है। कितना? मैग्नीशियम 95% मतलब 95% होता है। उसके बाद जिंक होता है। क्या? जिंक होता है। तो जिंक जो है 4.5% होता है। जिंक कितना होता है? 4.5%। एंड कॉपर। क्या? कॉपर भी रहता है। कितना? 0.5%। तो इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन मेटल कहीं लिखा हुआ हो तो ये मत सोच लीजिएगा कि ये जो है इलेक्ट्रॉन जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है वो नहीं है। ये जो है आपका इलेक्ट्रॉन मेटल अगर कहीं मिला हुआ लिखा हुआ मिलेगा, इसका मतलब क्या है? वो एलॉय है। तो हम लोग जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन मेटल जो है एक एलॉय है, उसमें कौन-कौन सा एलिमेंट रहता है? तो हम कहेंगे मैग्नीशियम रहता है, दूसरा क्या? जिंक रहता है, तीसरा कॉपर रहता है। अब आपसे पूछेगा कि जिंक कितना परसेंट रहता है? तो हम लोग बोलेंगे जिंक 4.5% रहता है। सीयू कितना परसेंट रहता है? तो 0.5% रहता है। और एमजी कितना रहता है? तो 95% रहता है। तो आप आपसे कोई पूछ देगा इलेक्ट्रॉन मेटल का यूज कहाँ होता है? इलेक्ट्रॉन मेटल का यूज कहाँ होता है? तो हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रॉन मेटल का यूज जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ एयरक्राफ्ट में होता है। किसमें? कंस्ट्रक्शन ऑफ एयरक्राफ्ट में। अब आगे जो है दूसरा एलॉय के बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं। मैग्नीशियम। क्या? मैग्नीशियम। ये सब क्वेश्चन पूछता है जब आप लोग कोई कंपटीशन का एग्जाम दीजिएगा या जनरल कंपटीशन का एग्जाम दीजिएगा या कोई आपसे पूछ देगा तो उस समय आपको बताना होगा। तो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम
बताइए, एलिमेंट रहता है, एक का नाम एल्युमिनियम, दूसरा का नाम मैग्नीशियम। कितना? एक का नाम एल्युमिनियम और दूसरा का नाम मैग्नीशियम। तो एल्युमिनियम कितना परसेंट रहता है मैग्नीशियम में? तो हम जानते हैं मैग्नीशियम से पता ही चलता है एल्युमिनियम होगा। तो एल्युमिनियम 95% होता है और मैग्नीशियम कितना परसेंट होता है? 5%। समझ में आ गया? नोट डाउन कर लिए? चलिए, इसका यूज कहां होगा? तो हम लोग जानते हैं एयरशिप में होगा, बैलेंस से मोटर साइकिल का जो पिस्टन बना हुआ रहता है वो किसका बना हुआ रहता है? मैग्नीशियम का। पूछ देगा कि गाड़ी जो मोटरसाइकिल है, बाइक है, उसका जो पिस्टन है वो किसका बना हुआ रहता है? कहेंगे मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम और एल्युमिनियम दोनों मिला हुआ रहता है। अब आते हैं डूरेलोमिन। क्या? डूरोलोमिन। तो अब आपसे पूछ देगा डूरोलोमिन का कंपोजिशन क्या है? क्या कंपोजिशन है, मतलब इसमें कौन कौन सा एलिमेंट रहता है और उसका परसेंटेज कितना होता है? तो नोट डाउन कर लीजिए। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, कॉपर। कौन कौन चीज रहता है? पहला हो गया एल्युमिनियम, दूसरा हो गया मैग्नीशियम, तीसरा हो गया मैग्नीज, चौथा हो गया कॉपर। तो एल्युमिनियम कितना परसेंट होगा? तो एल्युमिनियम आपका 95% होगा। कितना? 95% होगा। उसके बाद मैग्नीशियम कितना होगा? 0.5%। मैग्नीशियम कितना? 0.5%। और मैग्नीज कितना? 0.5%। और कॉपर, कॉपर कितना परसेंट होगा? 4%। और मैग्नी, ये डूरेलोमिन जो है, डूरेलोमिन का यूज एरोप्लेन्स में करते हैं। तो बताइए मैग्नीशियम का यूज कहाँ करते हैं? इसका भी यूज पिस्टन बनाने में, मशीन का जो पिस्टन रहता है, इंजन का जो पिस्टन होता है, उसका बनाने में हम किसका यूज करते हैं? मैग्नीशियम का। चलिए, अब वेरी इंटरेस्टिंग, बताइए बहुत सा ऐसा कंपाउंड्स है, सॉरी, हाँ कंपाउंड्स भी है। तो ऐसा कौन सा नाम है, ऐसा कौन सा नाम है जिसमें सिल्वर नहीं पाया जाता है? जैसे आपको हम बता रहे हैं जर्मन सिल्वर, लास्ट में क्या है? सिल्वर है। क्या है? जर्मन सिल्वर। आपको लग रहा होगा ना कि इसके लास्ट में क्या है? सिल्वर लगा हुआ है, तो इसके अंदर क्या होगा? सिल्वर होगा। लेकिन नहीं, जर्मन सिल्वर क्या है? एक एलवा है। क्या है? जर्मन सिल्वर एक एलवा है। क्या है? एलवा है। तो इस केस में जर्मन सिल्वर में कौन कौन सा एलिमेंट रहता है या कौन कौन सा मेटल रहता है? ठीक है, तो हम लोग जानबे करते हैं कार्बन आ जाएगा। तो एलवाई होते हुए भी उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं जर्मन सिल्वर, लिखा हुआ जर्मन सिल्वर। और हम लोग क्या करेंगे? जर्मन सिल्वर के केस में अदर सिल्वर रहता होगा। तो चलिए, जर्मन सिल्वर के बारे में हम लोग जानेंगे। इसके अंदर रहता है, मतलब इसके अंदर कौन कौन सा एलिमेंट या कह सकते हैं मेटल रहता है। नोट डाउन कर लीजिए। Cu प्लस Zn प्लस Ni, कौन कौन सा मेटल और एलिमेंट रहता है? तो हम कह सकते हैं इसमें तीनों मेटल होता है। कौन सा? Cu, दूसरा Zn, तीसरा निकेल। अब आते हैं क्विक सिल्वर, नाम से लगता ही है क्या इसके अंदर क्या होगा? सिल्वर होगा। नहीं लगता है? क्विक सिल्वर नाम से लगता है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए क्विक सिल्वर जो है Hg को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? Hg को। Hg का मतलब हाइड्राजीरम। समझ में आ गया? समझ में आ गया? चलिए, अब हम आपसे पूछते हैं किसको बोलते हैं? फॉल्स गोल्ड। बताइए या सोचिए। नहीं हुआ? चलिए आगे हम बताते हैं। फॉल्स गोल्ड मतलब CDS। क्या? CDS। बताइए
दूसरा फुलिश गोल्ड। फुलिश गोल्ड किसको बोलते हैं? बहुत इंटरेस्टिंग है ना, फुलिश गोल्ड। तो फुलिश गोल्ड बोलते हैं FeS2 को। किसको? FeS2 को। FeS2 को क्या बोलते हैं? फुलिश गोल्ड। बताइए सिनेबार किसको बोलते हैं? बताइए सिनेबार। तो HGS को क्या? HGS को क्या बोलते हैं? सिनेबार बोलते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे अभी तक जो है डिफिनेशन किसका? METALS मेटल्स का। तो हम लोग ई टी तक पढ़ लिए, NET। अब हम लोग आते हैं ए। ए का मतलब क्या होता है मेटल में? तो देखिए ए का मतलब होता है यहाँ एटोमिसिटी। क्या? एटोमिसिटी। अब एटोमिसिटी क्या होता है? अब एटोमिसिटी क्या होता है? देखिए एटोमिसिटी जो होता है, ये प्रॉपर्टीज जनरली किसमें पाया जाता है? नॉन मेटल में पाया जाता है। तो चलिए नोट करके लिख लीजिए एटोमिसिटी का मतलब क्या होता है। एटोमिसिटी इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ एटम दैट constitutes a molecule। क्या? Atomicity is defined as the total number of atoms। क्या? Atomicity is defined as the total number of atoms that constitute a molecules। नहीं समझ में है? मतलब कोई जो है अगर मोलिकुल्स बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मोलिकुल्स बना रहे हैं। तो मोलिकुल्स के केस में जितना भी उसके अंदर एटम होगा उसको हम क्या बोलेंगे? उसका वो प्रॉपर्टीज है और उसको हम क्या बोलेंगे? एटोमिसिटी बोलेंगे। क्या? एटोमिसिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एटोमिसिटी बोलेंगे। चलिए अगर आपको कोई भी पूछ दे कि एटोमिसिटी प्रॉपर्टीज किसमें दिखाई पड़ता है, तो आप बोलिएंगे कि हमेशा एटोमिसिटी आपका नॉन मेटल में ही दिखाई पड़ता है। तो चलिए नोट करके लिख लीजिए एटोमिसिटी इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज। एटोमिसिटी is the characteristic properties of non-metal and it is not generally shown by metal। मतलब क्या? ये प्रॉपर्टीज किस मेटल का? मेटल में ये दिखाई नहीं पड़ता है। चलिए आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जो 10th में होगा उसको दिक्कत हो सकता है नहीं, लेकिन आप जो भी 10th में हैं अगर वो रेगुलर हम हमारे साथ बने रहेंगे तो इस सब क्वेश्चन का आप जवाब इजी से दे सकते हैं। अगर हम आपसे पूछ दें सल्फर, तो आप जानते हैं सल्फर S8 फॉर्म में भी रहता है। किसमें? S8 फॉर्म में। अगर आपको कोई पूछ दे S8 सल्फर जो 8 फॉर्म में है उसके अंदर कौन सा हाइब्रिडेशन होता है, तो अभी आपको हाइब्रिडेशन हम नहीं पढ़ाए हैं लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन पूछ दिए हैं। बताइए S8 में sp3 हाइब्रिडेशन होता है। कैसा? sp3 हाइब्रिडेशन होता है। अगर देखिए अगर आपसे कोई पूछ दे, चलिए क्वेश्चन और आपसे पूछ लेते हैं, व्हाई फास्फोरस इज हाईली रिएक्टिव इन नेचर। कोई पूछ दे कि फास्फोरस जो है बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, क्यों? हाईली रिएक्टिव होता है, क्यों होता है ऐसा हाईली रिएक्टिव? क्या कारण है इसका हाईली रिएक्टिव होने का? नहीं, तो हम लोग जानते हैं कि फास्फोरस जो हाईली रिएक्टिव होता है ड्यू टू एंगुलर स्ट्रेन। क्या होगा इसका आंसर? ड्यू टू एंगुलर स्ट्रेन। किसके कारण? ड्यू टू एंगुलर स्ट्रेन। तो हम लोग देखेंगे कि इस केस में जो एंगल बनता है फास्फोरस में, कितना? फास्फोरस में जो एंगल बनता है वो 60 डिग्री। और एक फास्फोरस और दूसरे फास्फोरस के बीच जो बॉन्ड लेंथ होता है, कितना बॉन्ड लेंथ होता है? 2.21 एंगस्ट्रम।
कितना हम लोग जानेंगे P4 के टर्म में, फास्फोरस P4 के टर्म में एग्जिस्ट करता है और ये अपने सभी फास्फोरस के बीच क्या करता है, बॉन्ड बना लेता है और जो दो फास्फोरस के बीच का बॉन्ड होता है उसका बॉन्ड लेंथ 2.21 एंगस्ट्रम होता है। कितना? 2.21 एंगस्ट्रम होता है। और फास्फोरस हाईली स्टेबल होता है, क्यों? इसका आंसर होगा ड्यू टू एंगुलर स्ट्रेन। क्या? ड्यू टू एंगुलर स्ट्रेन। तो हम कह सकते हैं ए पर, फिर क्या आते हैं, ए पर आते हैं। मतलब मेटल के केस में अब दूसरा ए जो है, दूसरा ए मतलब ए का दूसरा मतलब क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं ए का दूसरा मतलब मेटल के केस में होगा एलोट्रोपिज्म। क्या? एलोट्रोपिज्म। अब पहले आता है कि एलोट्रोपिज्म का मतलब क्या होता है, पहले हम तो ये जानेंगे तब ना डिस्कस होगा कि एलोट्रोपिज्म जानेंगे तब ना एलोट्रोपिज्म पढ़ेंगे तब ना हम जानेंगे कि मेटल्स या नॉन मेटल्स कौन सा एलोट्रोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट रहता है। तो हम नोट कर लीजिए या हमारे साथ बोलिए, द एलिमेंट विच इज प्रेजेंट टू और मोर डिफरेंट फॉर्म। क्या? एलोट्रोपिज्म क्या है? एक तरह से प्रॉपर्टीज है। द एलिमेंट विच इज प्रेजेंट टू और मोर डिफरेंट फॉर्म विच कंपोजिशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज इज सेम। क्या होगा? इसके अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा? सेम होगा, बट डिफरेंट इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल फॉर्म इज कॉल्ड एलोट्रोप्स एंड सच फेनोमेनन इज कॉल्ड एज एलोट्रोपिज्म। नहीं समझ में? चलिए हिंदी में समझाते हैं। जब एक ही एलिमेंट दो अलग अलग रूप में पाया जाएगा लेकिन उसका केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा? उसका केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगा लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगा। जैसे मान लीजिए आप लोग बच्चे से पढ़ते आए हैं डायमंड एंड ग्रेफाइट, हीरा और ग्रेफाइट। नहीं, दोनों का फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग है लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है? सेम है। अगर हम हीरा को या ग्रेफाइट को दोनों को जलाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। मतलब दोनों में कार्बन ही है। अब हम आते हैं आपसे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछते हैं। अभी तो हम बता दिए क्या कि कार्बन के दो अपर रूप, हिंदी में बोलते हैं अपर रूप, लेकिन कार्बन के कितने अपर रूप होते हैं? विच टोटल टाइप ऑफ एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। कार्बन के कितने अपर रूप होते हैं? इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। एक तो हम बता ही दिए, पहला क्या बताएं? ग्रेफाइट। दूसरा बता ही दिए हैं डायमंड। तीसरा आप बताइए। वाह, जानते हैं? नहीं जानते हैं तो हम बताते हैं, फ्लोरेंस। क्या? फ्लोरेंस। क्या? फ्लोरेंस। और चौथा कोल ब्लैक। तो अगर अब आपसे कोई भी आदमी पूछे कि कार्बन के कितने अपर रूप होते हैं या एलोट्रॉप ऑफ कार्बन का नाम बताएं, तो आप पहला बताइएगा ग्रेफाइट, मेरे साथ बोलिए, दूसरा डायमंड, तीसरा फ्लोरेंस, चौथा बकीबल। बताइए मेटल में, क्या मेटल में एलोट्रोपिज्म का फिनोमेनन पाया जाता है? सोच के बताइए। एलोट्रोपिज्म का फिनोमेनन मेटल में पाया जाता है, मतलब धातु में अपर रूपता का गुण पाया जाता है। सोचिए, सोच लिए, हाँ या ना? याद रखना है कि मेटल में अपरूपता का गुण नहीं पाया जाता है। मतलब
क्या कहने का मतलब है? मेटल डज नॉट शो द फेनोमेनन ऑफ एलोट्रोपिज्म। अब आते हैं, पहले बताइए कि आप जो एलोट्रॉप ऑफ फास्फोरस पढ़े हैं, बताइए कितने टाइप के एलोट्रॉप ऑफ फास्फोरस होता है? तो हम लोग जानेंगे मेनली 4 टाइप ऑफ एलोट्रॉप्स ऑफ फास्फोरस। कौन-कौन? पहला हो गया आपका व्हाइट फास्फोरस, दूसरा हो गया ब्लैक फास्फोरस, तीसरा हो गया रेड फास्फोरस, चौथा हो गया येलो फास्फोरस। क्या? पहला हो गया व्हाइट फास्फोरस, दूसरा हो गया ब्लैक फास्फोरस, तीसरा हो गया रेड फास्फोरस, चौथा हो गया येलो फास्फोरस। पहला क्या हो गया? व्हाइट फास्फोरस, दूसरा हो गया ब्लैक फास्फोरस, तीसरा हो गया रेड फास्फोरस और चौथा हो गया येलो फास्फोरस। तो अब येलो फास्फोरस के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। येलो फास्फोरस जो होता है वो मोस्ट रिएक्टिव होता है और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। बताइए व्हाइट फास्फोरस का प्रॉपर्टीज क्या होता है? हम कह सकते हैं ये मोस्ट रिएक्टिव होता है और बैड कंडक्टर होता है। इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है? बैड कंडक्टर होता है। दूसरा ब्लैक फास्फोरस, बताइए ब्लैक फास्फोरस के प्रॉपर्टीज के बारे में। ये लेस रिएक्टिव होता है और ये गुड कंडक्टर होता है। क्या होता है? ये लेस रिएक्टिव एंड गुड कंडक्टर होता है। तीसरा रेड फास्फोरस, तीसरा कौन सा? रेड फास्फोरस। ये सेमीकंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ये क्या होता है? ये सेमीकंडक्टर होता है। अच्छा एक चीज बताइए, अभी जो हम इतना एलोट्रॉप ऑफ फास्फोरस बोले हैं, ऐसा कौन सा एलोट्रॉपिक फॉर्म है फास्फोरस का जिसका यूज हम लोग मैच फैक्ट्री में करते हैं या मैच इंडस्ट्री में करते हैं? मतलब माचिस बनाने के लिए हम लोग किस फास्फोरस का यूज करते हैं? बताइए बताइए। इसका आंसर होगा रेड फास्फोरस। क्या होगा? रेड फास्फोरस। अच्छा चलिए एक चीज, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछते हैं, पूछे? व्हाइट फास्फोरस पॉइजनस होता है कि नॉन पॉइजनस होता है? बताइए व्हाइट फास्फोरस पॉइजनस होता है कि नॉन पॉइजनस होता है? सोच लिए? नहीं हुआ? चलिए हम बताते हैं। जो आपका व्हाइट फास्फोरस होता है पॉइजनस इन नेचर होता है। अगर व्हाइट फास्फोरस को अगर आप गलती से खा लिए तो आपकी जान भी जा सकती है। अच्छा एक चीज आपको हम बताते हैं। क्या बताते हैं? जितना भी एलिमेंट है ना, हम लोग आगे पढ़ेंगे कि एलिमेंट जितना भी होता है उसको हम लोग मेनली 4 ब्लॉक में रख करके स्टडीज करते हैं। क्या? 4 ब्लॉक में रख करके स्टडीज करते हैं। कौन-कौन ब्लॉक होता है? पहला एस ब्लॉक, दूसरा पी ब्लॉक, तीसरा डी ब्लॉक और चौथा एफ ब्लॉक। पहला क्या हो गया? एस ब्लॉक एलिमेंट, दूसरा पी ब्लॉक एलिमेंट, तीसरा डी ब्लॉक एलिमेंट, चौथा क्या? एफ ब्लॉक एलिमेंट। समझ में आ गया? मतलब हम लोग आगे पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल का, जो हम लोग स्टडीज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जब किसी भी एटम का क्या करेंगे? किसी भी एटम का या एलिमेंट का हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खींचेंगे। अगर उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जिस सेल में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जाएगा और उसके अंदर जो जिस ऑर्बिटल में जाएगा, जैसे एस ऑर्बिटल में, अगर पी ऑर्बिटल में, डी ऑर्बिटल में और एफ ऑर्बिटल में, तो उस समय जिस आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जाएगा, मतलब अगर एस ऑर्बिटल में जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? एस ब्लॉक एलिमेंट। अगर पी ऑर्बिटल में जाएगा तो हम क्या बोलेंगे उसको? पी ब्लॉक एलिमेंट। अगर डी ऑर्बिटल में जाएगा तो डी ब्लॉक एलिमेंट। जब उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एफ ब्लॉक में जाएगा तो हम क्या बोलेंगे? मतलब एफ
ऑर्बिटल में जाएगा तो हम उसको कौन सा बोलेंगे? एफ ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, समझ में आया? नहीं आया समझ में? चलिए हम लोग जानेंगे कि कोई भी, जैसे मान लीजिए सोडियम है, ठीक है, एक क्या करते हैं, सोडियम लेते हैं। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम लोग खींचेंगे या ड्रॉ करेंगे तो इसका होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 कोमा 2s2 कोमा 2p6 कोमा 3s1। तो यहाँ क्या हो गया, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो ऑर्बिटल है, नहीं ऑर्बिटल है, इस ऑर्बिटल में जाकर के इलेक्ट्रॉन रिसाइड किया, मतलब किस ऑर्बिटल के अंदर गया, वो ऑर्बिटल था s। इसीलिए सोडियम किस ब्लॉक का एलिमेंट है, हम क्या कहेंगे, s ब्लॉक एलिमेंट का है। समझ में आ गया? जैसे मान लीजिए आपसे कोई पूछ दे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन किस ब्लॉक का एलिमेंट है, तो आप क्या बोलेंगे? पहले देखेंगे नाइट्रोजन का 1s2 2s2 और 2p3। नहीं समझ में आया? पहला जो है 1s2, दूसरा 2s2 और 2p3। अब बहुत सा आदमी को ये होगा, जो 10th वाले स्टूडेंट होंगे उनको ये समझ में नहीं आ रहा होगा। नहीं, हम लोग जानेंगे नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है। क्या है एटॉमिक नंबर, कितना होगा, 7 है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खींचेंगे 1s2 2s2 और 2p3। तो नाइट्रोजन किस ब्लॉक का एलिमेंट है, p ब्लॉक का एलिमेंट है। अब हम पूछ रहे हैं कि एलोट्रोपिस इज मोस्ट कॉमन फिनोमेनन ऑफ एलिमेंट इन व्हिच ग्रुप्स या व्हिच ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इसका आंसर होगा पी ब्लॉक एलिमेंट। क्या होगा इसका आंसर, पी ब्लॉक एलिमेंट। जो एलोट्रोपिज्म का फिनोमेनन मैक्सिमम शो करता है वो किस ब्लॉक का एलिमेंट होता है, पी ब्लॉक का एलिमेंट होता है। मतलब आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन होगा वो किस ऑर्बिटल में होगा, वो पी ऑर्बिटल में होगा, इसीलिए इसका नाम पी ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं, पढ़ ही क्या रहे थे, लेब्जॉयर का क्लासिफिकेशन। वो जितना भी एलिमेंट था उनको दो भाग में बांट दिए थे, एक का नाम मेटल, दूसरा का नाम नॉन मेटल। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं मेटल का, ये समाप्त हो गया। अब एल आता है, क्या, METAL, क्या, एल। तो अब हम लोग जानते हैं एल का मतलब क्या होगा। एल मतलब होता है लिस्टियर, क्या, लिस्टर, मतलब उसका क्या मतलब होता है, शाइनिंग, चमक। मेटल में कैसा होगा, चमक होगा। कोई भी मेटल क्या होता है, कहीं भी गिरा हुआ रहता है तो हम देखते हैं कि वो चमकने लगता है। नहीं, तब क्यों चमकता है, इसका कारण है कि जैसे ही उस पर कोई लाइट पड़ता है तो उसको एनर्जी मिल जाता है और उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या करते रहता है, वाइब्रेट करते रहता है। नहीं, जिसके कारण क्या होगा, एनर्जी के कारण वो वाइब्रेट करते रहता है और मैक्सिमम एनर्जी को क्या करेगा, लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा, जिसके कारण मेटल हमको कैसा दिखाई पड़ता है, चमकीला दिखाई पड़ता है, लस्टर रहता है। तो अब हम कह सकते हैं मेटल आर हाईली लस्टरस इन नेचर। मेटल कैसा होगा, हाईली लस्टरस इन नेचर ड्यू टू लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ द आउटर मोस्ट ऑर्बिट present on metal surface। क्या कहेंगे, metal are highly lustrous in nature due to loosely held electron of the outermost orbit present on metal surface which comes in oscillated and vibrated state in the presence of light rays। मतलब एनर्जी, मतलब क्या हुआ कि जो मेटल है उसके सरफेस पे जैसे ही क्या होगा, सनलाइट या कोई भी लाइट पड़ेगा तो उसके ऊपर में जो रहेगा, सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो ऑसिलेट और वाइब्रेट करने लगता है, जिसके कारण वो चमकने लगता है। अब आते हैं, देख लिए कि मेटल कैसा होता है, लस्टरस इन नेचर होता है। METAL, एल पढ़ रहे थे, एल मतलब लस्टरस,
तो अभी हम देखें कि मेटल क्या होता है, लस्सरस होता है। अगर आपसे पूछ दे मेटल क्यों लस्सरस होता है, इसका कहेंगे कि उसके सरफेस पे जो लाइट एनर्जी पड़ा था, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन क्या करने लगा, वाइब्रेट करने लगा, ऑसिलेट करने लगा, जिसके कारण वो कैसा दिखाई पड़ने लगा, चमकीला दिखाई पड़ने लगा। समझ में आ गया? तो अब हम क्या कहेंगे, नॉन मेटल आर जनरली नॉन लिस्टेरियस इन नेचर। क्या होगा, नॉन मेटल्स आर जनरली नॉन लस्टरस इन नेचर ड्यू टू देयर हाई वैल्यू ऑफ आईपी। अब हमको बताना पड़ेगा आई डॉट पी मतलब, आईपी मतलब आयनाइजेशन पोटेंशियल। क्या, आयनाइजेशन पोटेंशियल। क्या बताना पड़ेगा हमको, आयनाइजेशन पोटेंशियल। अब आते हैं थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं किसका, आईपी के बारे में, आयनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में। ठीक है, अब आईपी क्या होता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है। देखिए, हम मान लीजिए सोडियम ले लेते हैं, एक कॉमन एग्जांपल लेकर के समझते हैं। सोडियम, तो क्या करते हैं, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खींच लेते हैं। देखिए 1s2 2s2 2p6 3s1। जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, या कह सकते हैं जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो 3s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, उसको हमको निकालना है। क्या करना होगा, उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें जितना एनर्जी देना पड़ेगा, उस एनर्जी को ही क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल बोलते हैं। समझ में आ गया? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम isolated gaseous atom is called ionization potential। मतलब क्या, कि जो मान लीजिए सोडियम ले लिए, तो सोडियम थोड़ी एक ही में रहेगा। आप मान लीजिए कोई हम क्या किए, सोडियम सोडियम ले लिए, तो सोडियम क्या होगा उसमें, एटम क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। तो उसको हम क्या करेंगे, हाई टेम्परेचर पे इवोपरेट करेंगे। तब इवोपरेशन के बाद जब एक सोडियम एटम निकालते हैं जो गैसियस स्टेट में रहता, उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, जैसे 3s1 ऑर्बिटल में से जो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता होगी, उसको ही क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल बोलते हैं। तो एक बार फिर से समझ लीजिए और हमारे साथ बोलिए, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड to remove one electron from outermost orbital is called as ionization potential। तो हम जानते हैं कि मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, मतलब लूज करता है। क्यों, इसका कहेंगे मेटल का आईपी वैल्यू, आयनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यू क्या होगा, बहुत कम है, जिसके कारण बहुत ही कम अमाउंट में, कम ही अमाउंट एनर्जी में उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, इजीली निकल जाता है। इसीलिए वो किसका फॉर्मेशन करता है, केटायन का फॉर्मेशन करता है। कैसा फॉर्म करता है, केटायन का फॉर्मेशन करता है। इसीलिए कोई भी आदमी आपसे पूछे मेटल का और नॉन मेटल का, मतलब मेटल और नॉन मेटल में से किसका आईपी वैल्यूज ज्यादा होगा, तो आप तुरंत ही उनका आंसर देंगे कि नॉन मेटल का आयनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा। नॉन मेटल का आईपी वैल्यूज ज्यादा होगा और मेटल का आईपी वैल्यू क्या होगा, कम होगा। समझ में आ गया? इसीलिए नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेता है और मेटल इलेक्ट्रॉन देता है। मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद केटायन में बदल जाता है और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेने के बाद एनायन में बदल जाता है। तो अब आते हैं, नॉन मेटल्स आर क्या लिखा बताए हैं आपको, नॉन मेटल्स आर जनरली
नन लस्टरस इन नेचर होता है, ये चमकीला नहीं होता। लेकिन तुरंत ही आपसे कोई आपका भाई पूछ देगा, भैया आप तो गलत ही बता रहे हैं, हम तो जानते हैं कि डायमंड, ग्रेफाइट और आयोडीन, क्या डायमंड, ग्रेफाइट और आयोडीन क्या होता है, लस्टरस इन नेचर होता है। तो हम आपको कल ही बताएं, केमिस्ट्री एक्सेप्शन से भरा हुआ है। क्या है, केमिस्ट्री एक्सेप्शन से भरा हुआ है, इसीलिए एक्सेप्शन है। आपको हम क्या बताए हैं, नन मेटल आर जनरली नन लस्टरस इन नेचर ड्यू टू देयर हाई वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल, यहाँ जनरली लगा दिए, ठीक है। तो जहां केमिस्ट्री में एक्सेप्शन आने वाला रहता है, वहां हम लोग क्या करते हैं, जनरली लगा देते हैं। तो आप बताइए, तो एक्सेप्शन में क्या होगा, जो लस्टरस होता है, तो अभी आपको बताए डायमंड, दूसरा ग्रेफाइट और तीसरा आयोडीन। अब आपसे पूछ देगा कोई भी आदमी कि मेटल तो हम लोग जानते हैं लस्टरस होता है, क्यों, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन रहता है, और जैसे ही एनर्जी पड़ता है, इलेक्ट्रॉन क्या करने लगता है, वाइब्रेट करने लगता है, जिसके कारण वो कैसा दिखाई पड़ता है, लस्टरस दिखाई पड़ता है। लेकिन बताइए सर, बताइए भाई जी, बताइए दीदी, डायमंड क्यों लस्टरस होता है, तो नोट कर लीजिए या समझ लीजिए। डायमंड जो होता है मोस्ट ब्राइटेस्ट सब्सटेंस है, मोस्ट लस्टरस है, समझ में आ गया। डायमंड क्या है, मोस्ट ब्राइटेस्ट है और मोस्ट लस्टरस है। क्यों, पहला कारण है इसका हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या होगा, हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डायमंड का हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, होता है। दूसरा, डायमंड के पास क्या होता है, हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, समझ में आ गया। दूसरा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, डायमंड में क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। डायमंड हाईली क्या होता है, लस्टरस होता है, मतलब ब्राइटेस्ट होता है। क्यों, तो कहेंगे, बताइए, अभी हम आपको बताइए, क्या बताएं कि डायमंड में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। अब बहुत सा स्टूडेंट को कंफ्यूजन होगा, सर ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। देखिए, आप लोग रिफ्रैक्शन थोड़ा पढ़े होंगे, क्या किए होंगे, रिफ्रैक्शन पढ़े होंगे, या जो 10th में स्टूडेंट होंगे वो लाइट के चैप्टर में रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। क्या, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। दूसरा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। तीसरा, वेरी शार्प इड्ज होगा। अब एक चीज आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे, बताइए आप, मोस्ट हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस कौन सा है, मोस्ट हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस कौन सा है, आंसर बताइए। नहीं हुआ, चलिए बताते हैं, डायमंड। कौन सा, डायमंड। अच्छा, अब एक आपसे एक और क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मोस्ट हार्डेस्ट आर्टिफिशियल सब्सटेंस, मतलब मोस्ट हार्डेस्ट आर्टिफिशियल सब्सटेंस कौन सा है, मोस्ट हार्डेस्ट आर्टिफिशियल सब्सटेंस, बताइए। इसका आंसर होगा SiC, SiC, सिलिकॉन कार्बाइड। क्या होगा, सिलिकॉन कार्बाइड। अगर क्वेश्चन में अगर आपका सिलिकॉन कार्बाइड नहीं हो, क्या क्वेश्चन में सिलिकॉन कार्बाइड नहीं हो, तो आप क्या करेंगे, वहां अगर B4C रहेगा, क्या रहेगा, बेरियम कार्बाइड रहेगा, क्या, बेरियम कार्बाइड रहेगा, तो हम ऑप्शन किसको टिक करेंगे, बेरियम कार्बाइड को। अगर उसी क्वेश्चन में सिलिकॉन कार्बाइड हो और बेरियम कार्बाइड हो, तो आप किसको टिक करेंगे, तो आप टिक करेंगे सिलिकॉन कार्बाइड को, किसको, सिलिकॉन कार्बाइड को।
अच्छा बताइए, ऐसा कौन सा मेटल है जो लस्टरस इन नेचर नहीं होता है? ऐसा कौन सा मेटल है जो लस्टरस इन नेचर नहीं होता है? बताइए, सोचिए, बताइए, ऐसा कौन सा मेटल है जो लस्टरस शो नहीं करता है? चलिए हम आपको बताते हैं। सोच लिए? हो गया? हो गया तो कमेंट कीजिए। हाँ सर, आंसर ये होगा। तो इसका आंसर होगा पीबी। क्या? प्लम्बम। कल पढ़े थे पीबी मतलब प्लम्बम और इक्विवेलेंट बिस्मथ। इक्विवेलेंट बिस्मथ, प्लम्बम और बिस्मथ क्या होगा? लस्टरस इन नेचर नहीं होगा। अब मोस्ट एलोट्रॉप्स इन नेचर मतलब एलोट्रॉप्स में ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो मोस्ट लस्टरस एलोट्रॉप जो होगा, ऐसा कौन सा एलोट्रॉप है जो मोस्ट लस्टरस होता है? क्या होगा बताइए, बताइए। मोस्ट लस्टरस एलोट्रॉप कौन सा है? नहीं हुआ? चलिए हम आपको बताते हैं, अल्फा टीन। क्या? अल्फा टीन। अब आते हैं मेटल का लास्ट पार्ट, कौन सा? एस। क्या? एस। तो मेटल में क्या होता है लास्ट में? एस भी बोलते हैं या METAL। एस का मतलब स्टेट, स्टेट कहते हैं। तो हम क्या जानेंगे? स्टेट मतलब फिजिकल स्टेट। क्या? फिजिकल स्टेट। ऑल द मेटल आर सॉलिड इन फिजिकल स्टेट एट रूम टेम्परेचर। क्या होगा? ऑल द मेटल्स आर सॉलिड इन फिजिकल स्टेट एट रूम टेम्परेचर। बताइए, ऐसा कौन सा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में होता है? एक्सेप्शन है। बताइए, कल भी बताए थे, ऐसा कौन सा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में होता है, जिसका नाम क्या है? नाम क्या है बताइए? हाइड्राजीरम। क्या? हाइड्राजीरम मतलब Hg। और ये क्या होता है? लिक्विड एट रूम टेम्परेचर होता है। नॉन मेटल्स आर आइदर सॉलिड गैसियस इन नेचर। Non-metals are either solid, gaseous in nature। क्या होगा आपका जो नॉन मेटल होगा? आइदर सॉलिड होगा या गैस होगा, एक्सेप्ट बेरियम। कैसा होगा बताइए? सॉरी, बेरियम नहीं, ब्रोमीन। क्या? ब्रोमीन। ब्रोमीन आप जानते हैं नॉन मेटल है। क्या है? ब्रोमीन क्या है? नॉन मेटल है। लेकिन ये क्या होगा? लिक्विड होगा। नहीं, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। लिक्विड एट क्या होगा? रूम टेम्परेचर। समझ में आ गया? अगर आपसे पूछे ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो लिक्विड होता है, तो हम क्या कहेंगे? बेरियम। बेरियम कैसा होता है? लिक्विड इन नेचर होता है। अच्छा आप बताइए, द मेटल्स which comes in liquid state at slightly difference of रूम टेम्परेचर। मतलब ऐसा कौन सा मेटल है, ऐसा कौन सा मेटल है जिसको रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा ज्यादा टेम्परेचर पर लाने पर वो लिक्विड स्टेट में आ जाता है? इसका आंसर होगा आपका गैलियम, सीजियम, ट्रेंसियम। बताइए कौन कौन सा आंसर होगा? पहला होगा गैलियम, दूसरा क्या होगा? सीजियम, तीसरा ट्रेंसियम। अब आपको मालूम होना चाहिए फ्रेंसियम, कल बताए थे। फ्रेंसियम कैसा होता है? रेडियो एक्टिव है।
लिक्विड स्टेट स्लाइटली क्या होगा, स्लाइटली हायर टेम्परेचर करेंगे रूम टेम्परेचर से, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड स्टेट में। अब आते हैं एस मतलब, एस का मतलब बचा हुआ है, उसका नाम क्या है, एस फोर सोनोरस इन नेचर, साउंड प्रोड्यूसिंग, मतलब मेटल कैसा होता है, सोनोरस इन नेचर होता है। मतलब सोनोरस शब्द लिया गया है किससे, लेटिन से, जिसका मतलब होता है साउंड। नहीं, आप जानते हैं क्या होगा, सोनोरस लेटिन शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है, साउंड होता है। अब आप हमको बताइए सोनोलॉजी का मतलब क्या होता है, सोनोलॉजी का मतलब क्या होता है। देखिए, सोनोलॉजी उसको बोलते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, साउंड का स्टडीज करते हैं। जब हम साउंड का स्टडीज करते हैं, उस फेनोमेनन का नाम क्या है, जहां स्टडीज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सोनोलॉजी कहते हैं। मेटल्स आर कैरेक्टरिस्टिक साउंड प्रोड्यूसिंग इन नेचर, मेटल कैसा होता है, साउंड प्रोड्यूसिंग इन नेचर होता है। आप देखे होंगे स्कूल में जो भी घंटी बजाया जाता है वो मेटल से बना हुआ रहता है। When it is beaten or dropped on hard surface, मेटल को हम क्या करेंगे, जब हार्ड सरफेस पे गिराएंगे या बीटेन करेंगे तो वो क्या करेगा, साउंड प्रोड्यूस करेगा। नॉन मेटल्स आर डू नॉट प्रोड्यूस एनी कैरेक्टरिस्टिक साउंड, मतलब क्या होगा, नॉन मेटल को अगर हम बीटेन करेंगे तो वो आपका सोनोरस इन नेचर नहीं है और साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो आज हम लोग यहीं रखते हैं, कल हम इसके आगे पढ़ेंगे। तो आपको मेरा क्लास कैसा लगा, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें और हमें बताएं कि हम अगला टॉपिक किस सब्जेक्ट का लेकर के आएँ। आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक आदमी के पास पहुँचाएँ और जो भी आपका फ्रेंड है उसको भी सूचित करें कि हम लाइव रात में 9 बजे आ रहे हैं और हम आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी का अच्छा से अच्छा वीडियो बना करके आप लोग को देंगे, जिससे आपका नॉलेज धीरे-धीरे इंक्रीमेंट करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स। गुड नाइट।